अचानक न्यूयॉर्क में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देश के नेताओं की मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई और यहीं से अरब देशों को लेकर दुनिया में आशंकाएं तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार क्या होने वाला है। उधर अमेरिका से ईरान को लेकर भी विनाशक संकेत मिल रहे हैं, इसलिए ईरान पर इस समय सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ईरान ही क्यों, ये आपको बताएंगे। पहले बड़ी खबर देख लेते हैं। आईडीएफ ने गाजा सिटी का पूरी तरह घेराव कर लिया है। गाजा सिटी के अहम इलाके पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। गाजा सिटी से 6 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ है। इसके बाद अगली बड़ी खबर भी आपको हम गाजा सिटी से ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा सिटी पर इजराइल का क्या संपूर्ण कब्जा हो जाएगा, किस तरह के हालात है बताते हैं। शहर का घेराव पूरी तरह से कर लिया गया है। आईडीएफ ने गाजा सिटी का घेराव किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से घेराव कर चुकी है इस इलाके का। कई महीने से यहां अभियान चल रहा है और वो पूरा हुआ है। रणनीतिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया है। शेख रदवान और तटीय इलाके पर नियंत्रण है पूरी तरह से। सबरा और तेल अल हवा पर भी कब्जा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यहां से पलायन हो रहा है। 6 लाख से अधिक लोगों का पलायन हुआ है। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट 2 से यहां पर पलायन हुआ, यानी इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद पलायन और ज्यादा बड़ी संख्या में और तेजी से हुआ है। लेकिन अगली बड़ी खबर न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क में ट्रंप ने अरब नेताओं से मुलाकात की है। अरब देशों के 8 नेताओं से अहम मीटिंग की है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात नहीं की है। मीटिंग के बाद विटकॉफ थम्स अप करते हुए बाहर निकले। तो अरब देशों के 8 नेताओं से मुलाकात की है, क्योंकि अरब देशों के बीच जिस तरह का तनाव बना हुआ था इजराइल को लेकर, इजराइल ने कतर पर जो हमला किया था और उसके बाद जो बैठक हुई, ये बैठक अब न्यूयॉर्क में जो हुई है यूएनजीए की साइडलाइंस पर, ये बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पर अरब देशों के 8 बड़े नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन विटकॉफ थम्स अप करते हुए बाहर निकले। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है इस मीटिंग के बाद, लेकिन मीटिंग के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही है। मीटिंग के बारे में कुछ भी बताने से हालांकि साफ तौर पर इनकार कर दिया। अर्दोआन ने कहा कि जॉइंट स्टेटमेंट में जानकारी मिल जाएगी, यानी सभी कुछ भी साफ तौर पर कहने से बचते हुए दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप जो मीडिया को देखते ही बयान देते हैं, उन्होंने भी इस मीटिंग को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। अर्दोआन ने भी कहा है कि जॉइंट स्टेटमेंट में जानकारी मिलेगी। ट्रंप और अरब नेताओं की मीटिंग में क्या छिपा रहा है अमेरिका, ये बड़ा सवाल है। खबर क्या है जानिए। यूएनजीए से अलग ट्रंप ने एक बड़ी बैठक की। अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। 8 देशों के प्रमुख इस मीटिंग में शामिल हुए। ट्रंप के साथ रूबियो समेत बड़े अधिकारी थे अमेरिका के। बैठक के बाद मीडिया से बात नहीं की ट्रंप ने। मीडिया से दूरी बनाते दिखे सभी नेता। मीटिंग में कौन कौन देश थे ये भी जान लीजिए। अमेरिका था, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान, ये तमाम देश इसमें शामिल थे। लेकिन इस बीच फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे अमेरिका के मित्र देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब भी इसके खिलाफ खड़े हैं। यूएनजीए में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इससे न हमास का खात्मा होगा और न ही गाजा में शांति आएगी। ट्रंप के इस रुख से गाजा के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं। एक तरफ गाजा पर इजराइल का बारूद बरसना जारी है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन एक राष्ट्र के तौर पर उभरता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए को संबोधित करते हुए फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया। मैक्रो के इस ऐलान के साथ पूरा सदन तालियों की आवाज से गूंज उठा। सऊदी के डेलीगेशन ने खड़े होकर इसका स्वागत किया। इस ऐलान के साथ अमेरिका और इजराइल न सिर्फ दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूएनएससी में फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने के फैसले का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देशों में से 4 सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए इसका विरोध मुश्किल होता जा रहा है।
खासकर तब जबकि अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों में शामिल ब्रिटेन और फ्रांस फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसके खिलाफ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने फैसले पर अड़े हैं। ट्रंप अपने सहयोगी देशों के फैसले से नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी ने उन्हें और बेंजामिन को दुनिया से अलग थलग कर दिया है, क्योंकि यूएनएससी में 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण दिया, जबकि अमेरिका ने उन्हें वीजा देने पर बैन लगा दिया था। महमूद अब्बास के बयान से साफ है कि फिलिस्तीन इजरायल के साथ शांति से जीने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन और ब्रिटेन के फ्रांस को समर्थन के बाद ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच फ्रांस और सऊदी अरब ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर वर्ल्ड समिट बुलाने का ऐलान किया है। अमेरिका और इजरायल ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा की है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ज्यादातर देश अमेरिका इजरायल के विरुद्ध खड़े हैं, जो अब भी फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार नहीं है। वहां फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरने लगे। ये इटली की तस्वीरें हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग की। इटली के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सीरिया ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। यूएन में सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा ने कहा कि मध्य पूर्व में अशांति फैला रहा है इजराइल हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करता है। ये यूएनजीए के मंच से सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा ने कहा है इजराइल को लेकर। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करता है और इस पूरे इलाके में यानी मध्य पूर्व में अशांति फैला रहा है इजराइल। यूएन में इजराइल पर भड़का है सीरिया। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अशांति फैला रहा है इजराइल, ये कहा है अल-शरा ने। इजराइल पर सीरिया में घुसपैठ करने का आरोप है। सीरिया इजराइल से डरता नहीं है, उसका मुकाबला करेगा, ये कहा। सीरिया के लोगों की ओर क्षेत्र की रक्षा होनी ही चाहिए। सीरिया के विभाजन से इराक और तुर्की को नुकसान होगा। सीरिया अभी 1.5 दशक के युद्ध से बाहर निकला है, ये कहा यूएनजीए के मंच पर अल-शरा ने। लेकिन यूएनजीए के मंच से ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। ईरान के एटमी हथियार पर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको बता दें। आतंक के स्पॉन्सर को खतरनाक हथियार की इजाजत नहीं है, ये कहा ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप को खामेनेई ने दिया है लेकिन जवाब भी। तो ट्रंप ने ईरान के एटमी हथियार पर कहा कि खतरनाक आतंक के खतरनाक स्पॉन्सर को ये हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी, यानी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को खामेनेई ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी यूरेनियम संवर्धन क्षमताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो परमाणु हथियार रखें। तो खामेनेई ने ये जवाब दिया है कि वो रोक नहीं सकते हैं। साफ तौर पर संकेत यही, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन की क्षमताएं ईरान की अब बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो न्यूक्लियर बम पर एक बार फिर अमेरिका वर्सेस ईरान हुआ है। जो जानकारी है वो ये कि यूएनजीए के मंच से ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को खामेनेई ने सख्त जवाब दे दिया। यूरेनियम संवर्धन क्षमताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं, ये कहा है खामेनेई ने। आज ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे मैक्रों, लेकिन इसका असर क्या है? ईरान को लेकर अमेरिका का स्टैंड सख्त होगा और ज्यादा। खामेनेई की प्रतिक्रिया के बाद भी और डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी ये साफ तौर पर दिखाई देता है। ईरानी एटमी कार्यक्रम पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा और ट्रंप इस मामले में और ज्यादा सख्ती बरतेंगे, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ईरान पर इस समय सबसे बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है, ये जान लीजिए। जानने के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। इजरायल के हमलों से गाजा तबाह हो चुका है। ज्यादातर आबादी पलायन कर चुकी है। इस क्षेत्र को खाली कराने का मिशन पूरा होने के कगार पर है। लेकिन एक मकसद पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ और इस मकसद को पूरा न होने देने के लिए
संयुक्त राष्ट्र में यूरोपीय देश भी मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। यहां कई देश एक साथ फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं। यूरोपीय देश संयुक्त सख्त नेतन्याहू का रुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद तय हो जाएगा कि गाजा पर अमेरिका और नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। आशंका है कि गाजा के लिए आक्रामकता बढ़ेगी, लेकिन इस आक्रामकता में मुख्य टारगेट अब ईरान होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने वाला अगर कोई देश है तो वो ईरान है, जिसकी शह पर ही हमास अब भी गाजा में पनप रहा है। इसलिए फिलिस्तीन को मान्यता मिलती है तो इजराइल का मुख्य टारगेट ईरान बन जाएगा, जिसका प्रमाण है नेतन्याहू का इशारा। नेतन्याहू कह चुके हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो जवाब देंगे। इजराइल यूएनजीए की बैठक के बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। अब जाहिर है कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो इजराइल गाजा पर सीधे हमले नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रंप के आदेश पर ईरान को दहलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिसका प्रमाण है मोसाद का दावा यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं और इस मिशन के लिए 100 एजेंट सक्रिय हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को नष्ट कर देंगे। सिर्फ अमेरिका की तरफ से इशारे का इंतजार है। तो क्या वाकई फिलिस्तीन को मान्यता मिलने और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद ईरान पर फिर भीषण हमले होंगे? इस सवाल का जवाब है हां, क्योंकि ईरान में इस समय न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू करने की मांग हो रही है। इस मांग में ईरान के 71 सांसदों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है, जिसमें जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने का आग्रह किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इस मांग के तुरंत बाद ही ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख ने खुले तौर पर न्यूक्लियर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी कर दी। मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक ईरान और रूस इसी हफ्ते एक समझौता करेंगे, जिसमें 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग मिलेगा। यह बयान ईरान के रूस के साथ मजबूत संबंधों की पुष्टि करता है और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से बचाव की भूमिका भी बनाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमले की आशंका को ईरान दरकिनार करे। इसलिए ईरान ने अपनी वार्षिक सैन्य परेड रद्द कर दी है, सेना को हमले का जवाब देने के लिए अलर्ट कर दिया है और डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिसने अमेरिका और यूरोप का संकट बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप को दिए जाने वाले गैस टरबाइन की आपूर्ति बंद करके रूस को कर दी गई है। पाकिस्तान के साथ परिवहन और संचार के लिए समझौता कर लिया है। वहीं IAEA की एंट्री फिर रोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस को वार्निंग दी है। मार्को रूबियो ने कहा है कि धैर्य की भी सीमा होती है। न्यूयॉर्क में लावरोव से कुछ देर में रूबियो की मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ही ये बयान सामने आया है जिसमें मार्को रूबियो ने कहा कि धैर्य की भी सीमा होती है, यानी अमेरिका रूस के साथ धैर्य दिखा रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं UNGA से कि अगर इस पूरे मामले में कोई प्रगति नहीं होती है तो बहुत जल्द रूस पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस को अमेरिका की वार्निंग क्या है, जानिए। मार्को रूबियो ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हर धैर्य की सीमा होती है। अमेरिका के पास विकल्प मौजूद हैं। शांति की ओर प्रगति नहीं हो रही है। इसका संदेश क्या है? स्थिति और बिगड़ सकती है। हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी। यूक्रेन पर और हमले होंगे, ये लगता है जिस तरह का तनाव अब बना हुआ है उसके बाद। लेकिन रूस और नेटो के बीच टेंशन हाई है। यूरोपीय देशों ने यह साफ कर दिया है कि अगर पुतिन के फाइटर जेट यूरोप की सीमा में दोबारा नजर आए तो उनका तबाह होना तय है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप बॉर्डर पर शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान कर दिया है।
सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर नेटो से रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो वो मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। इसे व्लादिमीर पुतिन का यूरोप को आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। जिस विध्वंस का डर था अब वो बेहद करीब है। विध्वंस जो रूस और नेटो की जंग से होगा। जिसमें दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा तबाही होने की आशंका है। डर है रूस और नेटो की जंग अब ज्यादा दूर नहीं है। इस डर और आशंका की वजह रूस और नेटो देशों की तैयारियां और धमकी। हाल ही में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में पुतिन ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया। इन मिसाइलों को पश्चिमी रूस के बॉर्डर इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने रूस पर लागू एक तरफा प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल रूस अमेरिका के बीच साल 1987 में INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें दोनों देशों ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात नहीं करने का फैसला किया था। हालांकि अमेरिका साल 2019 में इस ट्रीटी से बाहर हो गया था, लेकिन संधि समाप्त होने के बाद रूस ने खुद पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिन्हें अब पुतिन ने हटाने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ कहा कि वो नेटो देशों को सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी साफ किया कि इस कदम की वजह पश्चिमी देश है। यूरोप की नीतियों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। यानी रूस अब अपने हिसाब से मिसाइलों की तैनाती करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी। रूस एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स भी बना रहा है। इस फोर्स में जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि इन्हें नेटो सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के तेवर और रूस की तैयारियां नेटो के साथ होने वाले संभावित युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप ने रूस से सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में जबरदस्त हलचल है। 26 सितंबर को यूरोपीय देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रूस से सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली ड्रोन वॉल को लेकर चर्चा होगी। ये ड्रोन वॉल क्या है, ये भी आपको बताते हैं। ड्रोन वॉल फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर बनाई जाएगी। पूरे बॉर्डर पर रडार और सेंसर लगाए जाएंगे। साथ ही निगरानी ड्रोन की तैनाती की जाएगी, जिनकी सरहद के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे ताकि हर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जा सके। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में रूस के हमलों का कितना भय है, इसका अंदाजा लातविया की तैयारियों से लगाया जा सकता है, जो अपने स्तर पर रूस के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की तैयारी में लगा है। रूस के हथियार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। D-30SN एरियल गाइडेड बॉम्ब से कई देशों के पार्ट्स मिले हैं। आयरलैंड, ताइवान, जापान और चीन सहित कई देशों के पार्ट्स इसमें मिले हैं। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने यह दावा किया है और बताया कि एरियल गाइडेड बॉम्ब में किस तरह से अलग अलग देशों के पार्ट्स शामिल हैं, यानी इन तमाम देशों से ये पार्ट्स भेजे जा रहे हैं
और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है D-30SN एरियल गाइडेड बॉम्ब में। रूस के हथियारों पर यह बड़ी जानकारी है जो सामने आई है। D-30SN एरियल गाइडेड बॉम्ब में विदेशी पार्ट मिले हैं। बम में 5 से ज्यादा देशों के हिस्से मिले हैं, यानी आयरलैंड, जापान, ताइवान और चीन ये पार्ट्स भेज रहा है रूस को। D-30SN में किस देश का कौन सा पार्ट शामिल है आपको बताते हैं। IM-06 लो लेवल सिग्नल रिले है जो मौजूद है। इसके अलावा TE कनेक्टिविटी मौजूद है। आयरलैंड निर्मित है ये सब कुछ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि RS-232 ट्रांसीवर और ये अमेरिका निर्मित है, ये हिस्से भी इसमें मिले हैं। इसके अलावा 485 RS-422 ट्रांसीवर ये भी अमेरिका निर्मित है, ये रूस के हथियारों में मिला है। मैक्स M10S और GNSS मॉड्यूल ये स्विट्जरलैंड निर्मित हैं, ये पार्ट्स भी जो रूस के गाइडेड बॉम्ब्स हैं उसमें हैं। Su-34, Su-30SM, Su-35 और Su-24 में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन फाइटर जेट्स में इसका बॉम्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें दूसरे देशों के ये पार्ट्स हैं, यानी ये तमाम पार्ट्स अभी भी रूस पहुंच रहे हैं तमाम प्रतिबंधों के बावजूद। एस्टोनिया में रूसी घुसपैठ के बाद नेटो में हलचल तेज हो गई है। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि स्थिति का आकलन किया जा रहा है, सभी सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है मार्क रूटे ने। लिथुआनिया की संसद ने नए नियम भी पास कर दिए हैं। लिथुआनियाई सेना को ड्रोन मार गिराने की छूट मिली है। देखिए किस तरह से मार्क रूटे ने ये बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि लिथुआनिया की संसद ने नए नियम पास कर दिए हैं, लेकिन जो हालात बने हैं उसमें सभी सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है नेटो, ये साफ कर दिया है नेटो प्रमुख ने। तो ये बड़ी बात, किस तरह से स्थिति का जो भी स्थिति पैदा हुई है उसका आकलन किया जा रहा है, ये कहा है मार्क रूटे ने। एस्टोनिया में जो रूसी घुसपैठ हुई थी उसके बाद नेटो में हलचल तेज है। मार्क रूटे ने कहा है कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं अगर ऐसा होता है।